हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल आपके ये यूनिट होने की और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसके डिस्कस करेंगे और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, ये आपका काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो दिया है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल। इस यूनिट का नाम क्या है? माइक्रोबियल वर्ल्ड। इस यूनिट का क्या नाम है? माइक्रोबियल वर्ल्ड। यूनिट का नाम क्या है? ओके, यूनिट का नाम क्या है? माइक्रोबियल वर्ल्ड। मतलब कि आपको यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की दुनिया में जाना है। तो समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में, आले चलूं तुझे सपनों के शहर में, ये वाला सॉन्ग कि आले चले तुझको बैक्टीरिया के जगत में, ये वाला सॉन्ग यहाँ पे। तो क्या करना है हमको? बैक्टीरियल या माइक्रोबियल वर्ल्ड की दुनिया में जाना है। तो चलिए चलते हैं माइक्रोबियल वर्ल्ड की दुनिया में। जाने के पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ पे लोग हमें दिखेंगे कैसे। हमें स्ट्रक्चर जानना है प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का। कैसे प्रोकैरियोट्स और कैसे यूकैरियोट्स के सेल का स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रिमिटिव फॉर्म है बैक्टीरिया, जो प्रिमिटिव फॉर्म है लाइफ का, वो प्रोकैरियोटिक सेल से ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद जो उसके एडवांस फॉर्म आता है वो यूकैरियोट्स होता है। तो सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो ये है हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वर्ड्स आखिर में आए कहाँ से। जब हम स्टार्ट करते हैं सेल की स्टडी करना, मतलब कि समझिए कि समय कब का है? समय तब का है जब हमारी धरती पे जीवन का आरंभ हुआ था। कहानी उस समय की है जब धरती पे जीवन का आरंभ हुआ था। ये योगी बाबा वाली बात तो हो गई, कहानी जैसे बाबा लोग सुनाते हैं वैसे। तब क्या हुआ था कि तब कुछ ऐसे जीव थे जिनके पास कुछ भी, वो निराकार थे, कह सकते हैं। वो क्या थे? निराकार थे। उनके अंदर बहुत सारी ऐसे सिंपल सी चीज़ें थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, बहुत ही सरल प्रकार के वो जीव थे। तो वो कहते हैं प्रोकैरियोट्स। उन्हें हम लोगों ने नाम दिया था प्रोकैरियोट्स, क्योंकि आपको पता है कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, और वहीं पे यूकैरियोट्स का क्या मतलब है? यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। तो जहाँ पे सच्चा न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं यूकैरियोट। जो प्रिमिटिव है न्यूक्लियस है उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अगर हम लोग देखें कि सेल कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दियर कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ दियर कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड्स लिया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी सेल कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला जो तरीका है वो है आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल। पहला हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोटिक वो वाले सेल जब धरती की शुरुआत हुई थी तब जो बने थे, जो प्रिमिटिव टाइप के थे, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स का मतलब जो एडवांस फॉर्म है उसे कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रिमिटिव से आप समझ सकते हैं कि जब हमारे, समझिए कि हमारे जब प्राचीन समय के घर बनते थे, या फिर सोचिए कि आपका मिट्टी का एक बड़ा सा घर रहता था, तो उसमें क्या रहता था कि एक रूम में सब लोग सोता था, एक रूम में बाहर कहीं खाना बन जाता था, और इतनी ज़्यादा सबका अलग अलग रूम नहीं था। अब क्या है कि हर पर्सन का घर में एक एक रूम है, उसके रूम में अटैच उसका वॉशरूम है, मतलब उसका वॉशरूम भी उसी के रूम में के अंदर ही अटैच है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर में क्या है? एक ड्राइंग रूम है, एक जो है बेडरूम है, एक जो है कि स्टडी रूम है, एक जो है कि टीवी वाला रूम है, एक जो किचन है, एक पूजा वाला घर है। सब रूम में क्या है? अलग अलग सिस्टम अटैच्ड है। तो पहले क्या था? पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। घर में कहीं पे एक जगह सब लोग पूजा करता था, उसी घर में लोग सो भी लेता था, उसी रूम में बच्चे बैठ के पढ़ भी लेते थे। तो क्या था कि इतना कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं था, मतलब अलग अलग चीज़ों को कंपार्टमेंट में नहीं डिवाइड किया गया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल भी पहले की सेल्स है, तो वहाँ पे भी इतना कंपार्टमेंट नहीं बना। अब क्या है, लोगों का इतना छोटा सा मकान रहेगा, उसमें भी छोटे छोटे रूम बना देंगे कि ये किचन है, ये बाथरूम है। किचन के नाम पे ऐसा लगता है कि बस दो लोग वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा घर शहरों में बना देते हैं, लेकिन वो अलग अलग जरूर कर देंगे। तो वही चीज़ है कि यूकैरियोट्स में क्या
है कि सेल की साइज पहली बात तो बड़ी होती है, और दूसरी बात क्या है कि उसमें प्रॉपर कंपार्टमेंट बने होते हैं कि ये सेल का ये एरिया है, ये सेल का ये एरिया है, ये सेल का ये एरिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका प्लास्टिड है, ये इसका वैक्यूल्स है, ये इसका गोल्जी बॉडी है, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सब कुछ कंपार्टमेंट अलग अलग है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या है कि एक बड़ा सा हॉल बना दिया गया है, बोला गया कि इसी में नहा भी लो, इसी में खाना भी बना लो, इसी में जो है कि पूजा भी कर लो, यहीं पे अपना जो है कि सुबह का निपटान भी कर लो, सब कुछ इसी रूम में कर लो, तुम्हारा यही पूरा एरिया, इसमें जो करना है सब कर लो। ये वाला कॉन्सेप्ट किसका है? प्रोकैरियोट्स का। तो इसे समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो अब हमें समझना है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का जो सेल होता है उसमें क्या सिमिलरिटीज होती है और क्या डिससिमिलरिटीज होती हैं। तो अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पहली बात तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है वो कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल से छोटी होती है। कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल से क्या होती है? छोटी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। लिख लेते हैं इसको कि ये जो सेल है ये कैसी सेल है? ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी बात क्या है कि ये है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। ये कैसी है? यूकैरियोटिक सेल। ये है आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स। अब सबसे पहली बात जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बाद आती है वो आती है इनके अंदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके सेंटर में क्या होता है? कुछ इस तरीके के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके के यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इनके जो वॉल्स होती है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि जो भी चीज़ें अंदर बाहर करनी, जो ट्रांसपोर्ट करना है वो हो जाए। तो ये क्या है? ये है हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरी है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल, जैसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम या फिर डीएनए। और वहीं पे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है इसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, ऐसे एक जगह जो है ये कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती है। तो ये दोनों का क्या है? ये दोनों का है डीएनए। ये इन दोनों का क्या है? डीएनए। इसका डीएनए क्या है कि ये एक कॉम्पैक्ट, इसका डीएनए क्या है? कॉम्पैक्ट सेल्स के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर अरेंज है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। वैसे ही इसका नहीं होता। यहाँ पे हिस्टोन्स, प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग फिगर में सारे के सारे डिफरेंस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है। पहली बात कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, या प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कह सकते हैं, और इसके अंदर प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जो कि नाम से समझ में आता है कि यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यहाँ पे एडवांस न्यूक्लियस है। दूसरी बात आती है कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है आपका जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती। इसे हम लोग कहते हैं, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड्स। इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड्स। जबकि इसके क्रोमोसोम को, इसके डीएनए को क्या कहते हैं? जब वो कुंडलित अवस्था में रहती है तो इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? इसका डीएनए होता है सर्कुलर। इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। जबकि यहाँ पे जो डीएनए होता है, जो इसका डीएनए होता है, ये लीनियर फॉर्म में होता है। जो यूकैरियोट्स के डीएनए होते हैं वो लीनियर होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके डीएनए क्या होते हैं? सेलुलर, और मतलब सर्कुलर होते हैं। इतनी बात समझ में आई। हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि प्रोकैरियोट्स की जो सेल्स होती है वो साइज में छोटी होती है, यूकैरियोट्स के सेल साइज में बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोट के सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोकैरियोट्स के सेल्स होती हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल, जो इनका डीएनए प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर होता है। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर होता है, मतलब कई स्ट्रैंड्स में होता है। इसका मतलब कि कोई चीज़ अगर सर्कुलर है, मान लो कि कोई इतनी बड़ी सी चीज़ है, कोई 10 मीटर की चीज़ है, 10 मीटर का कोई रस्सी है, आप उसके कॉर्नर्स को बांधोगे तो क्या कहा जाएगा कि ये एक रस्सी है। अब 10 मीटर की रस्सी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दोगे तो कहा जाएगा कि ये कई रस्सी है, कई छोटे छोटे टुकड़े हैं रस्सी के। तो जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सिंगल होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। हालांकि यूकैरियोट का साइज बड़ा है तो इसमें क्रोमोसोम, इसमें जो डीएनए की लेंथ होती है वो प्रोकैरियोट से कंपेयर में बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे चाहे जितना बड़ा रहता है वो एक गांठ समझिए मार के एक सर्कुलर स्टेप बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे जो है कि कई सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जैसे हमारी बॉडी में क्या है? 46 क्रोमोसोम है, तो 46 स्ट्रैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है इस डीएनए के।
समझ में आया? तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो प्रोकैरियोट्स है इनका जेनेटिक मटेरियल के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन आप समझ सकते हैं कि एक ऊन का गोला समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाँव वगैरह में क्या करते हैं ना कि रस्सी को जब लपेट के रखना होता है तो बीच में एक डंडी लगाते हैं, उसके चारों तरफ इस तरीके से ऐसे ऐसे पूरा ऐसे, जैसे कि ये मेरा जो है कि ये वायर है, तो इसको क्या करते हैं कि इस तरीके से बिल्कुल अरेंज करके ऐसे 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 करके ऐसे बिल्कुल ऐसे करके रख देते हैं। तो ये क्या है कि एक कुछ बेस था उसके ऊपर जिसके ऊपर हमने धागे अरेंज करके रखे हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? आपने ऑक्टेट, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह वर्ड सुना होगा, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग डीएनए वगैरह कभी पढ़ेंगे। तो ये हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि इसे कॉम्पैक्टली अरेंज या पैक्ड करके रखता है। क्योंकि आपको पता है कि एक सिंगल सेल में अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन की एक सिंगल सेल में अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, और हमारी खुद की साइज 2 मीटर की नहीं होती, और हमारे बॉडी में मिलियन ट्रिलियन जो है सेल्स होते हैं। तो इनको बहुत ही कॉम्पैक्टली जो है अरेंज करके छोटे से न्यूक्लियस में रखना पड़ता है। लेकिन यूकैरियोट्स में भी कॉम्पैक्टलाइजेशन होता है, लेकिन वहां पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हिस्टोन नहीं प्रेजेंट होता। इतनी बात समझ में आई? अब दूसरी बात आती है किसके बारे में? मान लो कि दूसरी बात हम लोग करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। एक ऐसा चीज प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, पर प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। इतनी बात समझ में आई कि क्या है कि ना तो इसके पास न्यूक्लियस है, ना तो इसके पास न्यूक्लियोलस है। इसके पास न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलस भी है, और हिस्टोन प्रोटीन भी है। ठीक है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो यही वाली बात है कि इसको जब भी मिला है तो छप्पर फाड़ के मिला, सारी चीज़ें भगवान ने इनको दे दी है, क्योंकि इसी का एडवांस फॉर्म ये वाला है। यही चीज़ कभी इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यही प्रोकैरियोट्स कभी ये आगे चल के यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन किया था। तो जो बेस बिल्डअप करता है उसे तो एक समय के बाद लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इसने बेस बनाया है, इसी से आगे चल के ये बना है। ये अमीर हो गया और इसको भूल गया। वो वाली स्टोरी तो आप लोगों को याद ही होगी, जो भी बड़ी पॉपुलर थी। एक लड़की थी और एक लड़का था, वो डॉक्टर क्या एसडीएम वगैरह बन जाती है, तो वो अपने हस्बैंड को भूल जाती है। ये वाली कहानी तो याद ही होगी। तो उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बना, फिर यूकैरियोट्स ने बहुत सारे नए नए कैरेक्टर बनाए और प्रोकैरियोट्स को भूल गया। ये कह सकते हैं प्रकृति का विधान है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, राइबोसोम। चलो भाई, इसके पास कुछ तो प्रेजेंट हुआ, इसे कहते हैं राइबोसोम। लेकिन भगवान ने यहाँ पे भी इसके साथ जाति की। यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 70 टाइप ऑफ राइबोसोम है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है। और यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 80S टाइप का राइबोसोम है। यहाँ पे जो राइबोसोम है वो कैसा है? 80S टाइप का राइबोसोम है। मतलब कि बेचारे के पास छोटा राइबोसोम है, इसके पास बड़ा राइबोसोम है। एस का मतलब होता है सॉर्ट बर्ड यूनिट, मतलब कैसे जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो कैसे ये सेडिमेंट होता है, सेडिमेंटेशन की जो रेट होती है उसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो ये छोटे साइज का होता है, ये बड़े साइज का होता है। अच्छा भाई, चलो मिला तो थोड़ा कम ही मिला, लेकिन मिला तो बेचारे को भी। आगे डिस्कस करते हैं। इसके पास, प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती। प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती। ऑर्गेनल्स की बात की जा रही है। ऑर्गेनल्स में क्या क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स के पास होते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी सिंगल जो है कि मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं, एक सिंगल भी प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, जो इसके पास प्रेजेंट है तो जिसके पास है उसके पास तो बनेगा ही। देखिए, इसका क्या होता है कि इसका हम लोग जो है राइबोसोम यहाँ बना देते हैं। मान लीजिए इसका राइबोसोम था, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो इसका जो डीएनए न्यूक्लियस था, इसके पास 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। बेचारे को एक दे दिया होता तो क्या ही चला जाता। इसके पास एक भी नहीं था, लेकिन इसके पास 2 है। भगवान ने जो दिया है वो इसने रखा है। इसके पास क्या है? 2 मेम्ब्रेन है। अंदर की मेम्ब्रेन तो उसी तरीके से बनी रहेगी। जो अंदर की मेम्ब्रेन है, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो तो रहेगी, लेकिन बाहर की जो मेम्ब्रेन है, यही मेम्ब्रेन आगे चल के किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगी? यही मेम्ब्रेन आगे चल के फॉर्मेशन करेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका फॉर्मेशन करेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग कहते हैं अंतःप्रद्यवी जालिका। हिंदी में से क्या कहते हैं? अंतःप्रद्यवी जालिका। तो जिनको इंग्लिश वालों को लगता होगा कि हिंदी बड़ी सरल है ना, तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप तो क्या क्या निकल जाते हो, हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या आप निकल जाते हो, सूत्रकणिका। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं हिंदी के जो एक इंग्लिश से भी बहुत टफ होते हैं लिखना, तो मात्रा तो मान लो गलत होनी ही होनी है। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके के होते हैं। एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे कह देंगे कि आपको बीड्स देखने को मिलेंगे। बीड्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होते हैं, रफ हो जाते हैं। तो एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तरीका होता है उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले के पास क्या होता है कि ये जो बीड्स वाला स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो आखिर ये बीड्स क्या है, ये बीड्स है राइबोसोम का। अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उससे अटैच रहता है तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर ये जो है प्रेजेंट नहीं होता है, जो आपका राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसे कहते हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो दो तरीके के रेटिकुलम आपको देखने को मिलते हैं। अब इसी रेटिकुलम को आगे कंटिन्यू किया जाता है किसके साथ, यही रेटिकुलम आगे पहले काम देख लेते हैं कि ये रेटिकुलम करता क्या है। ये रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन। जो आपका रफ वाला होता है ये बनाता है प्रोटीन, जो रफ वाला होता है ये बनाता है प्रोटीन, और जो स्मूथ वाला होता है ये बनाता है लिपिड। तो लिपिड्स और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से होती है। अब हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ये है आपकी क्या, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज का काम होता है पैकेजिंग करना। मतलब कंपनी से कोई चीज़ बनी, मतलब कि यहाँ से समझिए कि यहाँ से डीएनए से कोई एमआरएनए बनता है, एमआरएनए आता है और एमआरएनए से प्रोटीन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो कर देते हैं। अब यहाँ से प्रोटीन बन गया है तो गोल्जी बॉडी क्या करेंगे, इसकी पैकेजिंग करेंगे। गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी को कहते हैं कि ये पैकेजिंग करती है। ऐसे गोल्जी बॉडी, जी भी मैं लिख देती हूँ, नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस कहते हैं, गोल्जी उपकरण या गोल्जी अपैरेटस। तो ये क्या है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं सिस फेस और इसे कहते हैं ट्रांस फेस। सिस फेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई कंपनी है तो एक तरफ से कच्चा माल डाला जा रहा है, दूसरी तरीके से वो पैक करके निकल रहा है। तो जहां से कच्चा माल डाला जा रहा है वो वाला फेज है सिस, और जहां से पक्का माल निकल रहा है वो फेज है आपका ट्रांस। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स में ना तो आपके पास गोल्जी बॉडी है, ना तो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात आती है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके पास होती है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, अंदर में मैट्रिक्स होता है। ये क्या करता है, ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। आप जो खाना खाते हो, जो भी चीजें करते हो, तो जो ग्लूकोज बनता है इसको ब्रेक डाउन करने के बाद जो ट्रू रेस्पिरेशन होता है वो ये करता है। हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जो लंग्स हवा लेते हैं, उसे हम सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग कहते हैं। रिस्पायरेशन कहीं और होता है। रिस्पायरेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहां पे रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन का मतलब है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 तथा वाटर में ब्रेक डाउन होना, तथा उसके साथ साथ आपको एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं रिस्पायरेशन। आप जो सांस लेते हो, लंग्स तक गया, फिर सांस बाहर छोड़ते हैं, इसमें CO2 रहता है, बाहर निकलता है, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। सांस लेना और सांस छोड़ना कहलाती है ब्रीदिंग। लेकिन रिस्पायरेशन का मतलब है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ना, मतलब किसी के भी प्रेजेंस में किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ना तथा उससे एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं श्वसन। श्वसन हमें कैसा होता है, हम लोगों में ऑक्सीजन जो है कि एरोबिक श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो हम अपना बता रहे हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 तथा H2O में टूटना तथा उससे एनर्जी बनने की प्रोसेस जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। लिख लेते हैं क्या है ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारे पास जो यूकैरियोट्स और जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट नहीं होता। अभी भाई सिंगल मेम्ब्रेन तो इसके पास है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपको देखने को मिल रहा है कि इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, तो कैसे प्रेजेंट होगा। इसी के साथ साथ एक और चीज होती है यूकैरियोट्स है जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिड। इस तरीके से एक सेल होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिक कहिए या क्लोरोप्लास्ट के, ऐसे कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, पर प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। ये है हमारे पास
क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। करता क्या है ये, फोटोसिंथेसिस के सारे जो पिगमेंट्स वगैरह होते हैं आपके, क्लोरोफिल ए बी सी, जेंथोफिल, कैरोटीन, ये सारे इसी के अंदर रहते हैं यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन तो ये भी करते हैं, कुछ एरोबिक होते हैं कुछ एनारोबिक होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो वॉल होती है, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर सरफेस होता है वो कुछ इस तरीके से जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस तरीके से जो इनर सरफेस होता है वो इस तरीके से अंदर के साइड में इनफोल्डिंग बना लेता है, इस साइड से अंदर की तरह इनफोल्डिंग बना लेता है। और ये इस इनफोल्डिंग को हम लोग कहते हैं मीजोजोम्स, इस इनफोल्डिंग को हम लोग कहते हैं मीजोजोम। और मीजोजोम वो काम करता है जो कि हमारे यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मतलब कि मीजोजोम जो है मेम्ब्रेन्स ही इनफोल्ड हो जाते हैं। मतलब ऐसे मान लो कि ये वायर है, ये सीधा वायर था, इसको मैं ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देती हूँ। तो ऐसे अंदर की साइड में अगर मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ तो ये जो पार्ट है, ये जो वेसिकल्स बनती है, ये फॉर्मेशन करती है किसका, ये फॉर्म करती है ऐसे बॉडी का, ऐसे पार्ट का जिसमें रिस्पायरेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह ऐसे पाए जाते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ये जब डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम को आधा आधा बांटने में भी हेल्प करता है। तो ये मीजोजोम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम करता है। दूसरी बात हमने देखी कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के मेम्ब्रेन की एक और फोल्डिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटोफोर्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स। यहाँ पे वो सारे पिगमेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स। यहाँ पे क्रोमैटोफोर्स है जहाँ पे वो सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट में, या कह सकते हैं कि जो कि फोटोसिंथेसिस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कराते हैं, वो सारी चीज़ें इस क्रोमैटोफोर्स के अंदर सारे पिगमेंट स्टोर रहते हैं। तो क्या क्या हमने देखा कि मीजोजोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम करता है, उसका प्रिमिटिव फॉर्म है। और हमारे पास जो क्रोमैटोफोर्स है वो किसका प्रिमिटिव फॉर्म है, वो फॉर्म है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम लोग और देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो यूकैरियोट्स को मिली है, प्रोकैरियोट्स को नहीं मिली है। तो और भी क्या क्या चीज़ें हैं, मान लीजिए कि इनके पास क्या और नहीं प्रेजेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में जब कोई प्रोटीन बनता है, कोई काम करना है, कोई एंजाइम बनाना है, तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा होता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा होता है डीएनए ट्रांसलेशन। तो एक मिनट, इस स्लाइड को हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। कैसे इंसर्ट किया जाता है, इस स्लाइड को हम लोग अपने बोर्ड पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव। एक मिनट, इसको कंप्लीट स्लाइड पे कर लेते हैं। हमको और पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम लोगों ने इसे बोर्ड पे इंसर्ट कर लिया पीपीटी के फॉर्म से अलग करके। तो ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसे एक और स्लाइड, एक और पेज मूव ऐड करेंगे और इसका हम लोग कलर चेंज करने का ट्राई करते हैं। क्या ये कलर आपको विजिबल है, इसमें चीज़ें आपको विजिबल रहेंगी? ठीक है, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं इसी पे समझना। तो देखिए, अभी तक हमने देखा था कि हमें जो है कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, क्या क्या चीज़ें एब्सेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना है कि यहाँ पे आपको क्या देखना है, इस पे आपको देखना है कि एक कोई सेल है इस तरीके से, कोई सेल है इस तरीके से, और सेल के अंदर क्या हो रहा है एक बार ध्यान से समझिए। जब भी कोई सेल के अंदर मान लो इस तरीके से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए से क्या होता है, यहाँ पे एमआरएनए बनता है। ये क्या है, हमारे पास डीएनए है। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है जब होता है एमआरएनए बनता है, जब होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये एमआरएनए बाहर के साइड में आता है और यहाँ पे बनाता है ये प्रोटीन, और ये क्या बन रहा है, प्रोटीन। इसके लिए हमारी बॉडी में या कहीं पे भी जो सेल्स है उसके अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहली जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा, पहला जो है डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसे इरेज कर देते हैं। डीएनए से जो डीएनए बनने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। डीएनए से जो डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन मतलब एक सेल जब डिवाइड होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता है। कैसे होता है? रेप्लिकेशन की सहायता से। डीएनए से जब आरएनए बनता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो बीएससी की बायोलॉजी। डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, किसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक और वर्ड आता है जब हम बनाते हैं आरएनए से प्रोटीन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तभी किसी भी चीज़ का एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लो कोई एंजाइम बनाना है तो डीएनए को पता चलेगा, तो डीएनए पहले उसे आरएनए बनाएगा, आरएनए फिर आके प्रोटीन बनाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही, क्योंकि इससे भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर। होता क्या है कि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के बारे में, पहले हम लोग बात करेंगे यूकैरियोट्स के बारे में, दूसरी बार हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में। ये आपको याद होना चाहिए कि डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब आपको क्या करना है कि आपको एक और चीज़ करनी है, वो क्या आपको पढ़ना है कि अगर मान लो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, उसमें जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो साइट होगी, कहाँ पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होगा, इस बात को हम कैसे पता करेंगे? जैसे कि एक यूकैरियोटिक सेल है, इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मान लो इसके यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके सेंटर में क्या है? यहाँ पे आपको डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। अब ये जो डीएनए है ये क्या करेगा? यहाँ पे ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे बनाएगा क्या? यहाँ पे बनाएगा ये एमआरएनए। ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पे बनाएगा एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जो छोटी छोटी वॉल्स, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनसे आगे बाहर निकलेगा और यहाँ पे एमआरएनए जो बनाएगा प्रोटीन बनाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? विद इन द न्यूक्लियस। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? विद इन द न्यूक्लियस। विद इन द न्यूक्लियस। और वहीं पे क्या है कि आपका जो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यहाँ पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो साइट होती है वो कौन सी होती है? कहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, कहाँ पे ट्रांसलेशन होता है? ये चीज़ें कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो ये तो हो गई यूकैरियोट्स की बात। अगर आप समझिए एक छोटा सा यहीं पे प्रोकैरियोट्स के सेल्स भी बना लेते हैं, यहीं पे एक हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है कि हमारा डीएनए कहाँ पे है? ऐसा सेंटर में क्या है? हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पे सेंटर में हमारे पास क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। ये जो डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे, अब ये क्या करेगा कि यहीं पे ये एमआरएनए बनाएगा, यहीं पे ये क्या करेगा? एमआरएनए बनाएगा। और एमआरएनए के साथ साथ यहीं पे इसका क्या होगा? यहीं पे इसका प्रोटीन भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा मेम्ब्रेन वगैरह है नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर इसको जो है कि रेप्लिकेशन करना है, उसके बाहर आके फिर ट्रांसलेशन करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। न्यूक्लियस भी उसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है जहाँ पे वो सारे एंजाइम प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लियस में ही वो सारे एंजाइम भी प्रेजेंट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो जो साइट होता है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का, रेप्लिकेशन का, वो एक ही होता है। लेकिन यूकैरियोट पे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है और ट्रांसलेशन जो है वो प्रोटीन मतलब कि आपका साइटोप्लाज्म में होता है। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात क्या है कि नेक्स्ट में आपको ये समझना है कि क्या ये प्रोसेस साथ साथ पॉसिबल है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो पहले जब तक ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब तक आरएनए बनेगा, तब तक तो प्रोटीन बनना स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बनेगा, बन जाएगा, उसके बाद बाहर साइटोप्लाज्म में रिलीज होगा, तब तो प्रोटीन बनेगा, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन बनाने वाले कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में है। लेकिन वहीं पे अगर हम ये देखें कि यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से एमआरएनए बन रहा है, यहाँ से और कंटिन्यू बनता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राइबोसोम वगैरह आके अटैच हो जाए, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ से प्रोटीन भी बनता रहेगा। इधर से आपका क्या बनता रहेगा? इधर से आपका एमआरएनए बनता रहेगा और इधर से आपका क्या है? प्रोटीन भी बनता रहेगा। तो मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है यूकैरियोट्स में, वो साइमल्टेनियसली साथ साथ भी हो सकता है। मतलब कि अभी पूरा एमआरएनए बना नहीं, जैसे कि मान लो एक इतना लंबा सम का एमआरएनए बनाना है, इतना एमआरएनए भी बना है, बस इतना एमआरएनए बना है, तो इतना एमआरएनए बना है, इधर का एमआरएनए बन रहा है, और वो सारे एंजाइम भी यहीं पे इसी एनवायरमेंट में प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन बनाएंगे। तो वो प्रोटीन बनाने वाले यहाँ से अपना स्टार्ट करते थे, तुम अपना काम कंटिन्यू करते रहो, हम अपना काम इस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं।
तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है यूकैरियोट्स में वो सेम होता है, क्योंकि सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, और ट्रांसलेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म में। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट में आपको क्या समझना है कि कहाँ पे जो है कि किस में साथ में होता है, प्रोकैरियोट्स में साथ में होगा, क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, इसलिए ये अलग अलग होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप एक रूम में हैं जहाँ पे सारी चीजें एक ही रूम में, मतलब एक घर में जहाँ पे सब कुछ एक ही रूम में करना है। आपने पूजा किया, सिर्फ फिर सेम उसी रूम में बैठ के खाना खा लिया। लेकिन आपका अगर घर अलग है, मतलब डाइनिंग टेबल किसी और रूम में, पूजा घर किसी और रूम में है, पूजा करके आपको उस रूम में जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आप खाना नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में सारे काम साथ में होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब हम लोग अपने प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हमें ये देखना था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या जो साइट्स होते हैं वो होते हैं। इसके साथ साथ में यूकैरियोट, अब बात आती है प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में एक ऐसा चीज़ प्रेजेंट है जो कि यूकैरियोट्स के पास नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट है, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि नॉन एसेंशियल होता है। क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यहां पे क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। इसको एक बार इरेज कर देते हैं, उसके बाद यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल विच इज नॉट essential, which is non-essential to survival of eukaryotes, which is non-essential, मतलब इसके बिना भी वो जी सकते हैं। कि मैं जी नहीं सकता तेरे बिना वाला कहानी नहीं है। इसके तुम हो तो भी अच्छी बात है, तुम हो तो हमें सपोर्ट करोगे, अच्छी बात है। अगर तुम भी नहीं हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम खुद से कर लेंगे। तो ये क्या है, नॉन एसेंशियल पार्ट है। इसे कहते हैं, ये जो डबल सर्कुलर नॉन एसेंशियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, इसे कहते हैं इसे कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये यूकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। मेनली ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्रोकैरियोट्स का। चलो भाई, कोई तो ऐसी चीज हुई जो कि यूकैरियोट्स के पास नहीं है और प्रोकैरियोट्स के पास है। ये प्लाज्मिड क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया जो होती है उनको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। जैसे ये क्या करती है, मान लो कि एक मेडिसिन होती है जिसे कहते हैं एम्पिसिलिन। हम लोग क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक लेते हैं जिसे कहते हैं एम्पिसिलिन। तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो एम्पिसिलिन का जो एक्शन है किसी बैक्टीरियल सेल के ऊपर, उसको निगलेक्ट कर देता है। या फिर मान लो कुछ ये ऐसा प्रोटीन बना रहे हैं जिसकी वजह से ये हीट टॉलरेंट हो जाते हैं, मतलब कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ एक्सेस चीज़ें बनाती हैं जो कि इनको एक्सेस पावर देती है। जैसे कि आपके पास एक पावर है, आपके पास फिजिकल पावर, आप बोल सकते हैं, सुन सकते, पढ़ कर सकते सब, लेकिन आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक एक्सेस पावर मिले। ये भी आपके लिए नॉन एसेंशियल। अगर आप नहीं पढ़ोगे तब पर भी जिंदा रहोगे। सांस लेना, खाना, अगर आप नहीं सीखते हो कि हम सांस कैसे लेते हैं, हम खाना कैसे खाते, तो भी आप जिंदा रहोगे। ये आपके लिए नॉन एसेंशियल है। अगर आप ये नहीं करते हो तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये कर लेते हो तो आप बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाओगे। तो यही चीज है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड जो है ये प्रोकैरियोट्स का फीचर है। यूकैरियोट्स में बहुत ही कम मेंबर होते हैं, कुछ ईस्ट वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्या करते हैं, ये नॉन एसेंशियल होते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर, मतलब कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हमें प्लाज्मिड पढ़ना होगा, बैक्टीरिया की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तब। तो ये चीज है कि प्लाज्मिड एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेकिन यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देख ली। अब हम लोग बनाएंगे क्या, चार्ट। अब हम लोग बनाएंगे एक चार्ट। अब हम लोग बनाएंगे क्या, चार्ट। और चार्ट में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये है, हमने एक चार्ट बना रखा है और इसमें हम लोग चीज़ों को ऐड करेंगे। अगर हम टाइप ऑफ सेल की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर। और जो यूकैरियोट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सेल साइज की बात। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो सेल साइज होती है प्रोकैरियोट्स की वो क्या होती है, स्मॉल होती है। ये स्मॉलर सेल साइज की होते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी जो सेल साइज होती है ये लार्जर होती है, ये साइज में बड़े होते हैं। तो इसमें हमने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जो कि आपको नहीं पता हो। नेक्स्ट में क्या है, सेल वॉल के बारे में बात करना है। सेल
सेल वॉल इनका बहुत ही अलग तरीके का होता है। इनके अंदर जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। ये चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या डिफरेंस होता है, सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है, ये नहीं पढ़ा, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले जब हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं। अगर यूकैरियोट्स में हम लोग बात करें किसके बारे में, फंजाई के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो होता है वो होता है काइटिन का, यहाँ पे होता है काइटिन का। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें, जो प्लांट किंगडम मतलब एल्गी से लेके जो एंजियोस्पर्म तक के प्लांट है, वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये सेलुलोजिक होता है। ये कैसा होता है, सेलुलोज का होता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें एनिमल्स की, तो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। एनिमल्स के पास क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस की, तो यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट या इंसिपिडेंट होता है, एब्सेंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे न्यूक्लियस जो है कंप्लीटली प्रेजेंट होता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पे 70S राइबोसोम होता है, और जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं यहाँ पे 80S राइबोसोम होता है। नेक्स्ट में अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये 1 होता है। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सर्कुलर, ये होते हैं सर्कुलर। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मोर देन 1 या फिर कह सकते हैं मेनी, यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमारे अंदर खुद ही 46 है, जो प्लांट में सबसे ज़्यादा होता है 1262 होता है, 1262 क्रोमोसोम किसी के अंदर हो सकता है। यहाँ पे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये एब्सेंट होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मीजोजोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मीजोजोम। यहाँ पे क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट में अगर हम देखें साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म तो दोनों में होता है। ये हो गया स्लाइड का पहला पेज। अब हमें और पेजेस भी इसी तरीके से बनाने हैं, और भी कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ सेल क्या है, यूनिसेलुलर, और वहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों। यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो छोटा होता है, वहाँ पे बड़ा होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, वहाँ पे अगर हम फंगी की बात करें तो काइटिन, और अगर प्लांट की बात करें तो वहाँ पे सेलुलोज, और एनिमल्स में एब्सेंट होता है। यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे राइबोसोम 70S होता है, वहाँ पे 80S होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 होते हैं, वहाँ पे 1 से ज़्यादा होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ाना है, यहाँ पे हिस्टोजन हो गया, यहाँ पे हिस्टोन होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हिस्टोन। यहाँ पे क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट एब्सेंट है लेकिन टिक कर देते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या है, एब्सेंट है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, प्रेजेंट है। अगर नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस नहीं होता है, और यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होता है। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस की बात करें तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस नहीं होता, और यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब है, एक्सोसाइटोसिस मतलब जब कोई प्लांट जब वोमिटिंग कर रही है, मतलब कोई सेल जो है वोमिटिंग कर रही है, मतलब सेल अंदर से कोई चीज़ बाहर निकाल रही है। एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब है कि प्लांट ड्रिंक मतलब कि बाहर कुछ रिलीज कर रहा है, मतलब प्लांट वोमिट कर रहा है। और एंडोसाइटोसिस का मतलब प्लांट कोई चीज अंदर ले रहा है, मतलब प्लांट कुछ पी रहा है, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। अगर फोटोसिंथेटिक अपैरेटस की बात करें तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अपैरेटस के नाम पे क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स होता है। क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स होता है। जबकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कंप्लीटली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। या फिर वहाँ पे कई बुक में आपको यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा, वहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत कम होती है या फिर रेयर होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो ऐसा सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से एक मूवमेंट होती रहती है, जो साइटोप्लाज्म में चीजें प्रेजेंट होती है, तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। तो ये यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती है। डीएनए टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है। जबकि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। आगे और भी बात करते हैं। आगे क्या दिया है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे स्टेरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल होता है, तो नहीं, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल एब्सेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा है, सिर्फ और सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा ऐसा प्रोकैरियोट्स है जिसके अंदर स्टेरॉल प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेरॉल जो है प्रेजेंट होता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे स्टेरॉल प्रेजेंट होता है। ये बात हो गई दूसरे स्लाइड की, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिया है कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया है
जस्ट मूव। नेक्स्ट स्लाइड में दिया कि क्या यहाँ लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। जब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है तो लाइसोसोम कैसा हो सकता है, तो यहाँ पे लाइसोसोम भी एब्सेंट होता है जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे प्लाज्मिड, तो हाँ भाई यहाँ प्लाज्मिड होता है, यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं होता। यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन, यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस एब्सेंट होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर हम माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो तरीका होता है सेल डिवीजन का वो होता है ए माइटोसिस या फिर जैसे हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन, तो ये होता है। यहाँ पे जो है सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में क्या है, रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे मेनली एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जबकि यहाँ पे एसेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, एसेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन कह सकते हैं। फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लैजिला जो होते हैं वो सिंगल फ्लैजिलीन प्रोटीन के बने होते हैं, यहाँ पे सिंगल फ्लैजिलीन प्रोटीन के बने होते हैं जबकि यहाँ पे जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलके बने होते हैं। यहाँ पे जो फ्लैजिला होती है उसके पास बेसल बॉडी, उसके पास क्या, बेसल बॉडी, हुक एंड बेसल बॉडी, हुक एंड क्या प्रेजेंट होता है, हुक एंड फिलामेंट प्रेजेंट होती है, हुक एंड फिलामेंट प्रेजेंट होती है। और जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, एक सिंगल जो है फ्लैजिला आपके पास प्रेजेंट होती है। यहाँ पे 9+0 की अरेंजमेंट होती है और यहाँ पे 9+2 की अरेंजमेंट होती है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में। तो आप तीनों स्लाइड की जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में इस तरीके से एक चार्ट बना के सारे कैरेक्टर्स को किसमें क्या प्रेजेंट है किसमें क्या एब्सेंट है वो बना लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने जो पहली स्लाइड में डिस्कस किया था चीजें, उसे भी आपको समझना था कि वहां पे फिगर्स कैसे हैं। ये कुछ फिगर्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट्स का फिगर है, यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सेंटर में आपके पास यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि डीएनए है। ये डबल सर्कुलेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये इसके पास फ्लैजिला है, ये पिलाई है, सेल वॉल प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग कहते हैं रफ और स्मूथ, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन्स, न्यूक्लियर एनवलप, इंटरमीडिएट फिलामेंट, गोल्जी एपेटस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रियल, पेरोक्सिसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस की बात करें, जैसे प्रोकैरियोट्स के ये कुछ फीचर है कि ये सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं। प्रोकैरियोट्स के कुछ फीचर है कि ये सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है, ये स्मॉल साइज के होते हैं, सेल वॉल इनकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की बनी होती है, इनका राइबोसोम 70S होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, इनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होती। अगर वहीं पे हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इनके पास होता है, लार्ज साइज होती है, सेल वॉल काइटिन की या फिर सेलुलोज की बनी होती है, जो राइबोसोम होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, ये यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं, मेम्ब्रेन बाइंड ऑर्गेनल्स होता है, एग्जांपल्स दिए हैं। कुछ ऐसे फीचर हैं जो दोनों में होते हैं, दोनों के अंदर डीएनए होता है, दोनों के अंदर राइबोसोम होता है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, दोनों के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये कुछ सिमिलरिटीज हैं, भले ही दोनों अलग है लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज हैं। तो ये था आपके कंप्लीट डिस्कशन कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स, इनके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस थे ये आपको आज की वीडियो में देखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, कैसे स्टेन किया जाता है, कैसे पता चलता है, क्यों कौन सा बैक्टीरिया कोई स्टेन ले पाता है कोई स्टेन नहीं ले पाता, वो सारी चीजें हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।